इस केस का इंट्रो देने की शायद अब जरूरत ही नहीं है। पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि हर जगह सिर्फ इसी केस की चर्चा हो रही है। वही केस जिसमें एक हस्बैंड अपने ही घर की बाथरूम की फर्श के नीचे करीब 45 दिनों बाद दफन पाया गया। लेकिन इस केस की सबसे बड़ी मिस्ट्री यह नहीं है कि उस हस्बैंड का मर्डर किया किसने, क्योंकि इसका जवाब तो आज लगभग हर कोई जानता है। असली सवाल तो यह है कि जब बाथरूम पूरी तरह से क्लोज था, ऊपर नया प्लास्टर कर दिया गया था और किसी को जरा सा भी डाउट तक नहीं था, तो आखिर पुलिस सीधा उस फर्श तक कैसे पहुंची? क्या किसी ने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दी थी? क्या किलर ने कोई ऐसी गलती कर दी थी जो पुलिस की नजर में आ गई, या फिर सिर्फ एक छोटी सी डिटेल ने पूरे प्लान को ही बर्बाद कर दिया? असल में यही मिस्ट्री आज भी बहुत से लोग नहीं जानते। तो आज के केस में हम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे कि आखिर पुलिस ने इस परफेक्ट दिखने वाले केस को कैसे क्रैक किया और कैसे बाथरूम के नीचे दबा हुआ सच पूरे देश के सामने आया। ताजनगरी आगरा का ही एक छोटा सा इलाका है सिकंदरा। इसी सिकंदरा के रेणुका धाम कॉलोनी में एक मकान में रहता था शर्मा फैमिली का वो परिवार जिसे दुनिया एक साधारण मिडिल क्लास यानी कि एक नॉर्मल फैमिली की तरह दिखती थी। इसी परिवार का हिस्सा थे 44 साल के सुरेंद्र कुमार शर्मा। सुरेंद्र की जड़ें असल में आगरा से नहीं बल्कि राजस्थान के भरतपुर से थी। उनके पिता राधेश्याम एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे। 24 साल पहले जब उनका रिटायरमेंट हुआ तो वो अपनी फैमिली के साथ भरतपुर छोड़कर आगरा शिफ्ट हो गए थे। पिता की मौत करीब 14 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन सुरेंद्र का परिवार यहीं बस गया। साल 2010 में सुरेंद्र शर्मा की शादी रूबी शर्मा से हुई। टाइम के साथ उनकी फैमिली पूरी हुई और उनकी दो बेटियां भी हुई। बड़ी बेटी प्राची उम्र 15 साल और छोटी बेटी सिद्धि उम्र 9 साल। घर में सुरेंद्र की बुजुर्ग माँ कमला देवी भी उनके साथ ही रहती थी। सुरेंद्र के बड़े भाई अनिल शर्मा जो पेशे से एक ऑटो ड्राइवर थे और वो आगरा के ही एक सांगंज इलाके में रहते थे। बाहर से देखने पर यह एक आम फैमिली की तरह ही लगती थी और मोहल्ले वालों के लिए भी इस घर में कुछ ऐसा नहीं था जो पहली नजर में ही अलग दिखाई दे। लेकिन इस नॉर्मल सी लाइफ के पीछे कुछ ऐसी सच्चाइयां छिपी थी जो इस घर को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। सुरेंद्र पिछले काफी समय से अनएम्प्लॉयड थे। बीच में उन्होंने करीब 1.5 महीने तक डिलीवरी बॉय का काम भी करना शुरू किया था, लेकिन वही शराब की लत की वजह से वो नौकरी भी छूट गई। सुरेंद्र के खिलाफ साल 2017 में एक ट्रक चोरी का मामला दर्ज हुआ था। इसी वजह से उसका नाम पहले ही पुलिस रिकॉर्ड में आ चुका था। हालांकि उस लीगल मैटर का क्या रिजल्ट रहा वो एक अलग बात थी, लेकिन इतना जरूर था कि सिकंदरा पुलिस के लिए सुरेंद्र का नाम अब बिल्कुल नया तो नहीं था। घर का गुजारा मुख्य रूप से पिता की 32,000 पेंशन से होता था। इसी पेंशन के पैसे से और सुरेंद्र की शराब की लत को लेकर घर में आए दिन कलेश होता रहता था। शराब के नशे में सुरेंद्र अक्सर रूबी के साथ मारपीट भी करता था। मोहल्ले के लोग जानते थे कि इस घर में झगड़े होते हैं, लेकिन जब भी कोई बीच बचाव करने की कोशिश करता तो सुरेंद्र और रूबी इसे अपना घर का मामला कहकर लोगों को बाहर का रास्ता दिखा देते थे। तब किसी ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि आने वाले दिनों में इस घर का एक बाथरूम पूरे केस की सबसे बड़ी और अहम डरावनी लोकेशन बनने वाला है। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और घर में भी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। लेकिन 18 मई 2026 की वो सुबह आगरा की इस फैमिली के लिए सब कुछ बदल देने वाली थी। इसी दिन 44 साल के सुरेंद्र कुमार शर्मा अचानक रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। शुरुआत में किसी को भी किसी बड़ी अनहोनी का डाउट तक नहीं था, क्योंकि सुरेंद्र कुमार बेरोजगार थे और शराब की लत की वजह से कई बार बिना ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिए 1-2 दिन के लिए घर से बाहर चले ही जाते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, फैमिली की बेचैनी बढ़ती चली गई। जब सुरेंद्र का फोन घर के अंदर ही पड़ा मिला, तब सिचुएशन पहले से ज्यादा गंभीर होने लगी। इस दौरान उनकी वाइफ रूबी शर्मा भी लगातार परेशान दिखाई दे रही थी। वो पड़ोसियों के सामने रो पड़ती, हर मिलने वाले से सुरेंद्र के बारे में पूछती और बस एक ही बात दोहराती कि सुरेंद्र 3,000 रुपए लेकर घर से चले गए हैं। लेकिन एक बात जो लोगों को बहुत अजीब लग रही थी कि ठीक सुरेंद्र शर्मा के लापता होने से पहले उनकी माँ और दोनों बेटियों को रूबी शर्मा के जेठ अपने घर लेकर चले गए थे, यानी ठीक उनके लापता होने से पहले। खैर, देखते ही देखते पूरा हफ्ता बीत गया, लेकिन सुरेंद्र शर्मा का कोई भी अपडेट नहीं मिला। फिर आखिरकार 26 मई 2026 को सिकंदरा पुलिस स्टेशन की प्राची टावर चौकी में रूबी शर्मा ने खुद अपने पति सुरेंद्र की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, रिलेटिव्स और फ्रेंड से कांटेक्ट किया गया,
यहाँ तक कि हर उस लोकेशन की इंफॉर्मेशन जुटाई गई जहाँ सुरेंद्र शर्मा के होने की थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। इस दौरान रूबी शर्मा लगातार पुलिस के कांटेक्ट में रही। जब भी पुलिस को कहीं सीसीटीवी फुटेज चेक करना होता या कहीं की इंफॉर्मेशन की पुष्टि करनी होती, वहाँ उनके साथ वो चली जाती थी। कभी पुलिस स्टेशन, कभी आसपास के इलाकों में। वो हर जगह सिर्फ एक ही उम्मीद लेकर पहुंच जाया करती कि शायद उसे कोई जानकारी मिल जाए या उसे उसका पति मिल जाए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने की बजाय अब बार बार वहीं आकर रुक जाती थी। सीसीटीवी में कुछ खास नहीं मिला, कॉल रिकॉर्ड्स में भी कोई ऐसी बड़ी जानकारी नहीं मिली, और जिन लोगों से पूछताछ की गई उनसे भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली जो पुलिस को किसी नतीजे तक पहुंचा सके। अब करीब 45 दिन बीत चुके थे। हालांकि इन दिनों के बीच में रूबी शर्मा से उसके जेठ अनिल शर्मा ने कई बार पूछा कि अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो तुम मुझे बता दो, लेकिन रूबी शर्मा ने ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन उन्हें नहीं दी थी। खैर, ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन तभी पुलिस को एक पुराने लीगल मैटर के सिलसिले में सिकंदरा के रेणुका धाम कॉलोनी स्थित सुरेंद्र शर्मा के घर जाना पड़ा। वहाँ पे कुछ पूछताछ करनी थी। उनका मकसद वहाँ जाकर कोई मर्डर केस सुलझाना नहीं था, वो तो बस 2017 के केस, यानी जो पुराना ट्रक केस का मामला सुरेंद्र शर्मा के ऊपर दर्ज हुआ था, उसी के सिलसिले में कुछ वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पहुंचे थे। पुलिस की इस मामले से दस्तक ने रूबी के परफेक्ट क्राइम की बुनियाद ही हिला कर रख दी। जब पुलिस ने रिकॉर्ड के लिए रूबी की कुछ फोटोज क्लिक करना शुरू किया तो वो पूरी तरीके से घबरा गई। उसके चेहरे के रंग उड़ गया और उसके बर्ताव में भी अजीब सी झटपटाहट और घबराहट साफ झलकने लगी, जिससे ऑफिसर को कुछ अजीब और सस्पिशियस लगा। और अब तक जो इन्वेस्टिगेशन घर के बाहर सुरेंद्र शर्मा को ढूंढ रही थी, अब उसका फोकस धीरे धीरे घर के अंदर शिफ्ट होने लगा। पुलिस ने पूरे घर का बराबरी से इंस्पेक्शन शुरू किया। हर कमरे को ध्यान से देखा गया। फैमिली के एक बार फिर से अलग अलग स्टेटमेंट लिए गए और पहले दर्ज इंफॉर्मेशन से उनका मिलान किया गया। और वहीं दूसरी तरफ सुरेंद्र के बड़े भाई अनिल शर्मा ने भी पुलिस का ध्यान एक ऐसी डिटेल की तरफ खींचा जिस पर पहले शायद किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। उन्होंने बताया कि सुरेंद्र के लापता होने के कुछ दिन बाद ही रूबी ने घर के बाथरूम में नई फर्श डलवाई थी। इतना ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस और अनिल शर्मा ने सुरेंद्र से जुड़े फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी बराबरी से चेक किए। सुरेंद्र के स्वर्गीय पिता राधेश्याम शर्मा की करीब 32,000 पेंशन आती थी। वहीं से अनिल शर्मा को शक पैदा हुआ जब जून के महीने में रूबी ने उन्हें पेंशन का हिस्सा देने से इनकार कर दिया और झूठ बोला कि पेंशन आई ही नहीं है। जब अनिल ने भरतपुर जाकर बैंक स्टेटमेंट चेक किया तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया, यानी सुरेंद्र शर्मा के लापता होने के बाद भी उनके पेंशन अकाउंट से एटीएम और पेटीएम के जरिए पैसे निकाले जा रहे थे। चूंकि एटीएम कार्ड हमेशा सुरेंद्र के पास रहता था, इसलिए उनके गायब होने के बाद ट्रांजैक्शन का होना और रूबी का झूठ बोलना इस बात को पुख्ता करता था कि वो कुछ तो ऐसा छिपा रही थी जो शायद बहुत बड़ा राज हो सकता है। उसी दौरान सुरेंद्र के भाई नील शर्मा ने पुलिस को उन ट्रांजैक्शन के बारे में बताया जो सुरेंद्र के गायब होने के बाद भी लगातार हो रहे थे। अनिल ने रूबी पर दबाव बनाया और उसे भरोसा दिलाया कि अगर वो सच बता देती है तो पूरी फैमिली उसका साथ देगी और उसे बचा लेगी। तभी यह मानसिक दबाव और भरोसे में आकर और पुलिस का डर समझकर करीब 45 दिन के बाद जो झूठ का बोझ वो ढो रही थी, वो महिला अब टूट चुकी थी। और 3 जुलाई 2026 की सुबह करीब 6 बजे रूबी ने खुद अनिल को फोन किया और घर बुलाया। जब अनिल वहां पहुंचे तब रूबी की जुबान से वो खौफनाक राज बाहर आया जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने बड़ी शांति से कहा, सुरेंद्र कहीं बाहर नहीं गए, वो घर के बाथरूम में ही है। अनिल बदहास होकर बाथरूम की ओर भागे, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं दिखा। तब रूबी ने ठंडे लहजे में खुलासा किया कि वो बाथरूम के फर्श के नीचे 2 फीट नीचे दफन है। अनिल तुरंत ये बात सुनकर होश खो बैठे थे, लेकिन अपना होश संभालते हुए उन्होंने तुरंत सिकंदरा पुलिस को सूचना दी। फिर कुछ ही देर में पुलिस ऑफिसर मजदूरों को लेकर और फोरेंसिक टीम के साथ रूबी के घर पहुंचे। बाथरूम का वो हिस्सा जो हाल ही में नया प्लास्टर करवाया गया था, पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत बनने वाला था। जैसे ही मजदूरों के द्वारा कंक्रीट के मजबूत फर्श को फोड़ा गया तो पूरे घर में एक असहनीय बदबू फैल गई, क्योंकि नीचे सुरेंद्र शर्मा का सड़ा हुआ कंकाल बरामद होता है। यानी जिस पति को पुलिस अभी तक सड़कों पर और सीसीटीवी फुटेज में खोज रही थी, उसका सच तो उसी घर की चार दीवारी के अंदर बाथरूम के फर्श के नीचे दबा हुआ था। लेकिन जानते हैं सबसे डरावनी बात यहाँ पर क्या थी कि 45 दिनों तक न केवल उसी घर में वो रह रही थी, बल्कि उसकी पत्नी रोज उसी बाथरूम का इस्तेमाल कर रही थी बिना किसी हिचकिचाहट के, जिसके नीचे उसने अपने पति की लाश को गाड़ा था। अब पुलिस ने शव को अपने कब्जे में कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया ताकि मौत की सही वजह का प्रमाण मिल सके। वहीं रूबी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर इस फिल्मी अंदाज वाली घटना को
अंजाम कैसे और क्यों दिया गया? 18 मई 2026 की वह सुबह, जिसे बाहर की दुनिया एक नॉर्मल दिन की तरह समझ रही थी, लेकिन सिकंदरा की रेणुका धाम कॉलोनी में स्थित उस घर के अंदर सब कुछ पहले से ही तय हो चुका था। रूबी ने पूरे प्लान की शुरुआत उसी सुबह अपने जेठ अनिल शर्मा को फोन करके की। उसने अनिल से कहा कि सुरेंद्र के खिलाफ जो ट्रक चोरी का मामला दर्ज हुआ है, उस वजह से पुलिस आज इन्वेस्टिगेशन करने हमारे घर पर आ सकती है। इस रीजन से उसने कहा कि बच्चे और माँ को वो अपने घर यानी सांगज वाले घर ले जाए, ताकि उन्हें किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। अब अनिल शर्मा को भी इसमें कुछ अजीब नहीं लगा। वो उसी समय अपनी माँ और दोनों भतीजियों को लेकर अपने घर आ गए। अब घर में सिर्फ दो लोग ही थे, रूबी शर्मा और उनके पति सुरेंद्र कुमार शर्मा। रूबी जानती थी कि सुरेंद्र को खीर बहुत पसंद है। उसी रात उसने बहुत प्यार से खीर बनाई, लेकिन करीब 2 दर्जन नींद की गोलियां पीसकर उसमें मिला दी। खीर खाने के बाद जैसे ही दवाई का असर दिखा, वो गहरी नींद में सो गए। जब वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो गए, तो रूबी ने गला दबाकर उनकी सांसें हमेशा के लिए रोक दी। लेकिन यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अगली सुबह उसे और कुछ भी करना था। पूरी रात प्लान तैयार किया जाता है और 19 मई 2026 को रूबी ने एविडेंस मिटाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने घर के बाथरूम में, जहाँ इंडियन टॉयलेट सीट लगी हुई थी, वहीं बगल में करीब 2 फीट गड्ढा खोदा और सुरेंद्र के शव को उसमें डाल दिया। कोने की साइड में उनका सर और गेट की साइड में उनके पैर रखे। इसके बाद उसने कंक्रीट और मिट्टी उसके ऊपर डाल दी, ताकि जो मिस्त्री और मजदूर आएंगे उन्हें कुछ भी पता ना चल सके। उसने उसी दिन एक मिस्त्री और मजदूर को बुलाया। उसने बताया कि बाथरूम का फर्श खराब हो गया है और उसे उसे सही कराना है। मजदूरों ने सबके ऊपर कंक्रीट और प्लास्टर कर दिया। तब किसी को जरा भी एहसास नहीं हुआ था कि उस फर्श के नीचे एक इंसान की कब्र बन चुकी है। इसके बाद पूरे 45 दिनों तक रूबी उसी बाथरूम को इस्तेमाल करती रही, जबकि बाहर की दुनिया के सामने वो एक बेबस, परेशान और लाचार वाइफ बनने का नाटक कर रही थी। इस खौफनाक वारदात के खुलासे के बाद आगरा पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या इतना बड़ा काम रूबी ने अकेले किया था, या फिर उसके साथ में कोई और भी शामिल था। फिलहाल पुलिस के पास ऐसा कोई पुख्ता एविडेंस नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि क्राइम करने में किसी दूसरे पर्सन का भी हाथ है या किसी ने उसकी मदद की है। हालांकि रूबी से पूछताछ में भी किसी और का नाम सामने नहीं आया है। आगरा पुलिस का मानना है कि एक अकेली महिला के लिए इतना कुछ करना पॉसिबल नहीं लगता। तो इस चीज को देखते हुए इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि कहीं दृश्यम स्टाइल में किए गए इस क्राइम के पीछे कोई मास्टरमाइंड या मददगार ना हो। इतना ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने सुरेंद्र की दोनों बेटियां प्राची और सिद्धि से बात की और उनका स्टेटमेंट भी दर्ज किया। बड़ी बेटी प्राची ने एक बेहद भावुक डिटेल बताई। उसके मुताबिक 18 मई की सुबह जब वो अपनी दादी और बहन के साथ ताऊ के घर जा रही थी, तब उसने अपने पिता को कमरे में आखिरी बार लेटे हुए देखा था। प्राची ने बताया, पापा कमरे में लेटे हुए थे, अपना पैर हिला रहे थे। मुझे लगा कि वो सो रहे हैं और मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि ज्यादातर वो शराब पीकर लंबी नींद सोते थे, इसलिए बच्चों ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया और वो चुपचाप अपने ताऊ के साथ चले गए। लेकिन उनको यह अंदाजा नहीं था कि वो अपने पिता को आखिरी बार देख रहे हैं। खैर, अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर इस मर्डर के पीछे क्या मोटिव था। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस घटना की जड़ घरेलू हिंसा और आर्थिक तंगी बताई गई। सुरेंद्र पिछले काफी दिनों से बेरोजगार थे और पिता की 32,000 पेंशन ही पूरे घर को संभाल रही थी। उसी से वो शराब पी जाते थे। आरोप है कि सुरेंद्र शराब पीकर घर आते थे, रूबी से पैसे छीन लेते थे और विरोध करने पर उनसे मारपीट करते थे। रूबी का दावा है कि वो कई सालों से ये सब कुछ सहन करती आ रही थी और आखिरकार तंग आकर उसने यह कदम उठाया जिसने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। यानी अभी तक इस घटना का मोटिव घरेलू हिंसा और झगड़े को भी माना गया है। बाकी अभी जांच आगे चल ही रही है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें सिर्फ रूबी का हाथ है या फिर कोई और है जो अभी तक सामने नहीं आया? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। और एक बात यहाँ पर सोचने वाली है कि अगर उनके पति उसे तंग कर रहे थे, वो ये सब सह रही थी, तो पुलिस केस कर सकती थी, वो डिवोर्स ले सकती थी। ऐसा खौफनाक कदम उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अगर लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कानूनी रास्ता चुने। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एक गलत कदम से सिर्फ आपकी ज़िंदगी नहीं बल्कि आपके परिवार की ज़िंदगी भी खराब हो सकती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट केस में। बी सेफ, बी केयरफुल।